Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्वीज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसके बारे में मैं अब बात कर रही हूँ। ये है NCERT बुक क्लास 6 का हिस्ट्री और क्लास 6 का साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके पहले के 1 से लेकर 7 तक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगी कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊँगी। कुछ वर्क आपको खुद से भी करने होंगे अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो यहाँ पे देखिए, ये है लेसन 8 और इस लेसन का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यानी खुशहाल गांव कैसे हुए, समृद्ध शहर कैसे हुए, इसके बारे में ये चैप्टर डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आती हूँ यहाँ से, लोहे के औजार और खेती। यहाँ पे कुछ मैं जब छोड़ती जाऊँगी और बोलती जाऊँगी आपसे, उससे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण में ये सब चीजें मिली हैं, इसे नोट डाउन कीजिएगा। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको टोटल वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब आती हूँ आगे, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब इसके बारे में बात की गई। यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर दी गई है कुछ और लिखा गया है, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी लोहे की ऐसी 5 चीजें की सूची बनाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैं आती हूँ यहाँ पे, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि का विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। इस चार्ट पे तुमने सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बढ़ती हूँ आगे। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, करडेसियार और अदिमई कहलाते थे। इसे नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन सीटेट में जरूर आ सकता है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गृहपति किसे कहते हैं? तो वे ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र जो कृषक थे, जो स्वतंत्र रूप से होते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहाँ पे प्राचीनतम तमिल रचनाएं जो है, इसे स्क्रीनशॉट लेके आपको खुद करना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ये मेरी मजबूरी है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नगर
क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, मैं पिछले अध्याय में पढ़ा चुकी हूँ। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। यहाँ पे जो स्टोरी है, पढ़ने की इच्छा करें आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा जरूर, मैं ये बोलूँगी इसलिए क्योंकि इससे माइंड भी फ्रेश होता है। लॉकडाउन में आप लोग बोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। गाँवों, शहरों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। आगे यहाँ पे बढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए जो फिगर दिया गया है, दिल्ली में मिला वलयकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में जो ये फिगर दी गई है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, सांची की मूर्ति कला है ये। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप में की मूर्ति कला का नमूना है। इसे आपको नोट डाउन करना है कहाँ पे है, तो ये मूर्ति कला आपको मध्य प्रदेश में है। इनमें शहर के जीवन का एक दृश्य है, ये भी नोट डाउन करना है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, खुद नोटिस कीजिएगा कि ये क्या चीज़ से बनी होगी। मैं आती हूँ यहाँ पे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप घुसल खाने, नाले या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, किस लिए प्रयुक्त होते थे वलयकूप। ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छपरों से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों या यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसी स्थिति ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बेरीगाजा, जिसे भरूच या यूनानी नाम से जाना जाता है, की कहानी है, ठीक है। पत्तनों पर वह गया है, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 यानी पृष्ठ 105 पर दिया गया है। मैं भरूच को ढूंढो, अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। यहाँ पे आहत सिक्कों के बारे में दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे कवर करा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सीटेट में काफी बार आ चुके हैं। मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते हैं। आयताकार इसे बोलते हैं, वर्ग से थोड़ा लंबाई में होता है आयताकार, और वर्गाकार आप वर्ग समझ सकते हो, स्क्वायर, ठीक है, ये वर्गाकार हो गया। या फिर गोल, ये गोल भी होते थे, ठीक है। सॉरी, मेरा गोल अच्छे से नहीं हो पाया है। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते। ठप्पे देने के कारण इसे आहत सिक्का कहा गया है, ठीक है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो उपमहाद्वीप में, और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। अब सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानियों में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का था, इसे नोट डाउन करना है, जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ठीक है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। अब विनिमय के अन्य साधन, इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं डायरेक्ट आती हूँ नगर।
ठीक है। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापारियों के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। इन सबको नोट डाउन करना है मथुरा बना के, और आप लोग उसे मैप तैयार कर लीजिएगा, और आप नेट पे भी ढूंढ के कर सकते हो। इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि सीटेट है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। आप बोलोगे कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, कंफ्यूज बहुत करता है, बस और कुछ नहीं है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो, या फिर नगर था जो मूर्तियों बनाने का केंद्र था? तो कौन था? मथुरा। इसे नोट डाउन कीजिएगा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इन सबको आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। शिल्प और शिल्पकार के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ उत्तरी काले चमके, जिसे NBPW कहते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं, यानी कोई बर्तन है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सीटेट में, अगेन फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो उत्तरी काली चमके पात्र, जिसे NBPW क्वेश्चन में आ सकता है कि NBPW क्या है। इन सबको ये ऑप्शन सहित दे सकता है, बोलेगा कि जो गलत कथन है उसे पॉइंट आउट करो। ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ। बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको भी करना है। हर एक बात को ध्यान से सुन के और आपको नोट डाउन करना है। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो ठीक है, इसे भी नोट डाउन करना है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। इसे भी नोट डाउन करना है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं, इसे भी आपको नोट डाउन करना है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। आपको शिल्पकार श्रेणी के बारे में यहाँ पे सूत काटने और बुनने का नियम जो दिया गया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेके नियम सिर्फ आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे आती हूँ सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मानचित्र 7 में अरिकामेडु, जिसे पुदुचेरी ने ढूंढो। ठीक है,
88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने से पर्याप्त सांचे मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लाइन छाट के कर लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ती हूँ मैं। कल्पना करो इंपॉर्टेंट नहीं है, उपयोगी शब्द जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आओ याद करें, इन सबको क्वेश्चंस को आपको करना है। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ मेहनत कीजिएगा तभी सफलता हाथ लगेगी। तो इसलिए आपको इतना करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है। थोड़ा सा जो है उसे राउंड कर देता है, बस और कोई बात नहीं है। ये भी देखिए टोटल है, आओ करके देखें। और ये जो है यहाँ पे साइड में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको नोट डाउन करना है। बढ़िया सा नोट्स बनाइए, तैयार हो जाइए। एग्जाम अगर टाइम पे हो तो भी देना है, टाइम पे ना हो तो बाद में तो एग्जाम होगा ही। इसलिए आप लोग अच्छे से शांत मूड से, और लॉकडाउन में बिल्कुल भी आप लोग निराश मत होइए कि एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है वो थोड़ा बहुत लेट सेट हो सके। तो चलिए अब मैं करती हूँ यहीं पे अंत। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।